औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपने नेक मकासद हासिल करने में आपकी रहनुमाई फ़रमाए। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है इशूज़ इन पाकिस्तान इकॉनमी में, वो है ग्रीन रेवोल्यूशन, GR। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको इससे पहले इन चीज़ों की जो है वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, उनके लिए ये नई बातें हैं, तो मुझे फिर बेसिक्स पे जाके चीज़ों को ज़रा समझाना पड़ता है, बताना होता है, ताकि वो स्टूडेंट भी हमारे साथ शामिल हो जाएं जो इकोनॉमिक्स की पहले से हाव नाव नहीं रखते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ग्रीन रेवोल्यूशन को हम कहते हैं सब्ज़ इनकलाब। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो ज़राअत का शोबा है, उस शोबे में इस तरह की चेंजेस और तब्दीलियों लेके आना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना कि जिससे आपकी फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो इंक्रीज़ हो, और उससे जो किसान हैं उनकी जो सोशो इकोनॉमिक लाइफ है उसमें चेंज आए, तब्दीली आए, और मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर तरक्की कर सके। अब वो क्या टूल्स हैं, वो क्या ऐसे मकासद हैं, या वो क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ज़रिए से हम ये रेवोल्यूशन लेकर आ सकते हैं, तो वो हमारे पास जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं वो टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन्वेंशंस हैं, इनोवेशंस हैं। वो हम मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ताकि आप लोगों को इसके हवाले से काफ़ी जो है वो मालूमात मिल सके। तो आपको ये बताते चले कि 1960s से पहले दुनिया में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के हवाले से कुछ ज़्यादा काम नहीं किया गया था, लेकिन 1960s और इसके बाद ख़ास तौर पे साउथ एशिया के ममालिक जो हैं और एशियन कंट्रीज़ जो हैं, इनमें ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा आया, और इसकी वजह से चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, फ़िलिपाइन, इन ममालिक में जो थी वो जो आउटपुट थी वो मैनीफोल्ड जो है वो इंक्रीज़ हो गई, और ये ममालिक जो थे वो एक्सपोर्ट करने के बजाय चीज़ों को, जो इम्पोर्ट कर रहे थे चीज़ों को, एक्सपोर्ट करने के काबिल हो गए। इसमें थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन को ग्रेन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, GRAIN, ग्रेन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ताकि जिसमें जो है आपके पास बहुत ज़्यादा गंदम और जो है चावल और मेज़, मतलब मकई, ये चीज़ें जो है वो आपके पास दस्तयाब होती हैं। तो मैं आपको बता चलूँ, फिलिपाइंस विच यूज़ टू इम्पोर्ट राइस स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग दैम। There was 34% increase in the production of rice in Sri Lanka, and the production of wheat increased by 60% in Pakistan during 1967 to 1969 में, मतलब 1967 to 1969 हमारी जो राइस प्रोडक्शन थी उसमें 60% का जो है वो इंक्रीज़ आया, और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये सब्ज़ इनकलाब क्या है? द इशू बिफोर अस, हाउ देयर इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। द आंसर इज़ दैट अ रेवोल्यूशन अकर्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर बाय फॉलोइंग द एग्रीकल्चर इन्वेंशन एंड इनोवेशंस। क्या मतलब? द एग्रीकल्चर इन्वेंशन एंड इनोवेशंस आर कंसर्न। अब एग्रीकल्चर इन्वेंशन और इनोवेशन से हमारी क्या मुराद है? एग्रीकल्चर की जो इन्वेंशन और इनोवेशंस हैं उससे क्या मुराद है? उससे मुराद है बच्चों, हमारे पास हाई यील्डिंग वैरायटीज़ या सीड्स होने चाहिए। उसके अलावा फर्टिलाइज़र्स, खादें, पेस्टिसाइड्स, स्प्रेज, द इंटेंसिव यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, एंड चेंजेस इन द आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। ये बुनियादी तब्दीलियाँ जब हम लेकर आते हैं किसी भी जो एग्रीकल्चर जो एरिया है, जो एग्रीकल्चर जो इलाका है, एग्रीकल्चर जो रीजन है उसके अंदर, तो उसके नतीजे में ये होता है कि उस मुल्क में जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन अकर होता है। दस बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द बेटर सीड्स, फर्टिलाइजर, वाटर एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी बिकम्स अवेलेबल। एज अ रिजल्ट ऑफ सच ऑल द प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन इज़ ट्रांसफॉर्म्ड। जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें क्या आती है? चेंज आती है, तब्दीली आती है, कि जहाँ पहले आपके पास आउटपुट जो थी वो अगर 10 मनफी एकड़ थी तो अब वो 50 मनफी एकड़ पे चली जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है आपके प्रोडक्शन फंक्शन की, कि जहाँ आप लेबर को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ आप मशीनरी को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कैपिटल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज ऑफ सच ट्रांसफॉर्मेशन द पर एकड़ यील्ड ऑफ द क्रॉप इज़ इंक्रीज। दस वी फाइंड दैट इट इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन विच ब्रिंग्स टेक्निकल चेंजेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये जो टेक्निकल चेंजेस हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेके आते हैं, ये दो तरह की टेक्निकल चेंजेस हैं जो अकर होती हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान में। एक है जिसे हम कहते हैं
कि ये बायोलॉजिकल चेंज है और दूसरी है मैकेनिकल चेंज। अब बायोलॉजिकल चेंजेस में आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास जो हाइब्रिड बीज हैं, आपके पास जो खाद है, आपके पास जो है स्प्रे हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें हम कहते हैं मैकेनिकल बायोलॉजिकल चेंजेस, which result in increasing the productivity of the land as the case of high yielding variety HYV, high yielding variety HYV जो है हम इसके लिए मुखफ़फ़ इस्तेमाल करते हैं। मोर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, द चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न, द मैकेनिकल चेंजेस आर कंसर्न विद द मोर यूज़ ऑफ मशीनरी on farms, that is tractors, harvesters, threshers and so on. Because of such mechanical changes, the ratio of capital to labor changes on the land. Thus we conclude that all those inputs changes which result in enhancing the productivity of the land, and अब ये थोड़ा सा एक important point जो मैं आपको बता रहा हूँ, all those input changes which result in enhancing the productivity of lands and increasing agriculture outputs are associated with ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। मतलब ये कि वो तमाम इनपुट्स जो हम तब्दील करते हैं तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड वो जो है बेहतर हो जाती है और हमारी जो आउटपुट है उसमें इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, GRA, ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर आप इसे कह सकते हैं। अब हमारे पास जो फर्दर इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें, उसमें हम ये देखते हैं कि जब ये चेंजेस या तब्दीलियाँ लाई गई पाकिस्तान में तो उसकी वजह से हमारे मुल्क में जो चावल जिसकी पहले काश्त जो थी वो 12,000, शुरू में जब अच्छे खाद और बीज इस्तेमाल किए गए तो उसके लिए जो ज़मीन इस्तेमाल की गई वो 12,000 एकड़ इस्तेमाल की जा रही थी, लेकिन जब उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया तो फिर सून आफ्टर दैट विद इन 3 to 4 ईयर ये जो रेशो थी ज़मीन की ये 71,29,000 एकड़ तक पहुंच गई। मतलब वो एरिया जहां पर जो है वो चावल काश्त किया जाता था, गंदम काश्त की जाती थी, वो एरिया इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया जब हमने बेहतर खाद और बीज ये इंट्रोड्यूस करवाए। सेम इस तरह से पाकिस्तान में जो है ये राइस का जो हमारा था ये पर एकड़ जो था वो 5,000 पर एकड़ था जब ये शुरू में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। आयरी पाक के नाम से एक राइस थे, राइस की किस्म थी उसको, और उसके बाद ये 12,39,000 पर एकड़ तक रकबा पहुंच गया जहां पर जो था वो चावल काश्त किया जाता। 12,39,000 एकड़ रकबा जो था वो हमारा चावल की काश्त के लिए इस्तेमाल लगा। जो पहले जब शुरू में वो हाइब्रिड बीज इस्तेमाल किया गया था सिर्फ 5,000 एकड़ पर, लेकिन उसकी आउटपुट जब अच्छी आई तो उसके बाद उसकी जो आउटपुट थी वो बढ़कर जो थी वो 12,39,000 एकड़ तक चली गई। सो हम देख सकते हैं कि इसकी वजह से ज़मीनें जो थीं वो ज़मीनें भी ज़ेरे काश्त आ गईं, जो पहले लोग वैसे फजूल मतलब छोड़ देते थे या अपने पास रिसोर्सेज ना होने की वजह से या इस ख़तरे के पेश नज़र के शायद आउटपुट अच्छी ना हो, लेकिन इन जो फर्टिलाइज़र हैं, सीड्स हैं, इन्होंने उसे एतमाद दिया उन किसानों को और उन्होंने मज़ीद इलाके भी काश्त में लेके आना शुरू कर दिए। अब हम देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। ये था ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट जो मैंने आपके सामने अभी बताया है आपको। अब हम देखते हैं कि नीड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान क्यों है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, तो उसमें सबसे पहली जो इसमें उन्होंने हेडिंग दी है वो ये है इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ जो है वो हम देख सकते हैं कि यही वो वक्त है कि 1960s से ऑनवर्ड हमारे मुल्क की जो बर्थ रेट है वो 3% पर annum जो है उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई। अब इस सूरत में मुल्क की रिसोर्सेज पे एक दबाव है, मुल्क की रिसोर्सेज पे एक प्रेशर है कि हम उनकी जो बढ़ती हुई आबादी है उनकी ज़रूरियात को पूरा कहाँ से करें, जबकि उस वक्त तक हम जो थे अपनी जो खुद कफ़ालत सेल्फ सफिशेंसी जिसे हम कहते हैं ज़राअत के ज़रिए मुल्कों के बावजूद हम इस काबिल नहीं थे। उस वक्त इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत ज़्यादा जो था साथ दिया और इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जब फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा हुआ और बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, लोगों के
को लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें भी मैसर आई, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हो गया। ज़ाहिर है जब उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है तो वो ज़्यादा पैसे भी उनको अच्छे मिले हैं, उसके रेट भी अच्छे मिले हैं, तो उनकी जो इकोनॉमिकल लाइफ थी, जो उनकी जो फाइनेंशियल लाइफ थी, उसमें भी चेंजेस आई। और वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो थी, फिर उसमें जो नंबर ऑफ़ पीपल जो वर्किंग फोर्स में आ रहे थे, लेबर फोर्स में आ रहे थे, उनको भी इसमें एडजस्ट करने का मौका मिल गया। तो इसकी इसलिए भी ज़रूरत है कि इस बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, उनके खाने पीने की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपके पास इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए, इस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि जिसमें आप ज़राअत का शोबा, जो कि मेन शोबा है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है हमारे मुल्क के लिए, उसमें इस तरह की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा किया जा सके। लिमिटेड सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। दूसरा हेडिंग ये है कि ये जो हमारे पास ज़राअत का शोबा है, ये अनलिमिटेड नहीं है, ये भी हमारे पास लिमिटेड है। In our country, because of rising population, the problem of unemployment is becoming very acute. Therefore, the different sector of the economy like agriculture, industry and service should provide avenue for the jobless person. But most of the modern sector are not capable enough to provide jobs. Accordingly, the agriculture serves as a last resort. मतलब चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर है, चाहे इंडस्ट्रियल का सेक्टर है, चाहे सर्विसेज सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर के मुकाबले में इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में जॉब के चांसेस कम हैं। सो देयर वाज अ नीड कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इस तरह से बेहतरीन बनाएं, इसके अंदर ऐसी तब्दीलियां और टेक्निकल चेंजेस लेके आएँ कि जिससे